हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका की बेसिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसमें कि आपके पास 9 पार्ट आ चुके हैं वीडियो के। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट 10 है, पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं आप, ठीक है ना। पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आपने तत्वों का आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लिया और तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने की कंडीशन भी आपने पढ़ ली है कि किस प्रकार तत्वों की स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को पढ़ने के पश्चात अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तत्वों का आवर्ती वो गुण, ठीक है ना। तो यहां पर सेंटर हेडिंग डालेंगे तत्वों की आवर्ती गुण, ठीक है ना। तत्वों के आवर्ती गुण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पर हेडिंग आती है परमाणु त्रिज्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु त्रिज्या क्या है और कैसे इसको तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है हमारी। इसके बारे में हम आते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, आपने एक मॉडल देखा होगा एटम का, है ना, जहाँ पे कि सेंटर में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु हो जाता है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्य कोश, नाभिक के केंद्र से उसके बाह्य कोश के बीच की दूरी, नाभिक के केंद्र से उसके बाह्य कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब अगर ये यहाँ तक होती तो हमारी परमाणु त्रिज्या इतनी हो जाती, आगे होती तो इतनी हो जाती, और आगे बढ़ते यानी ज्यादा कक्षाएं होती तो यहाँ तक हमारी परमाणु त्रिज्या हो जाती, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं क्या? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये होती है हमारी डेफिनेशन। किसी परमाणु के नाभिक, ये हुआ नाभिक के केंद्र से उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आगे देखिए, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं तो एक दूसरी त्रिज्या के बारे में। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे
अब देखिए परमाणु त्रिज्या को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से निकालना सिखाया है कि किस प्रकार हम किसी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला क्या कह रहे हैं, इसे निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इसे निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। नंबर ए, अभी इसके अंदर की बात है तो पहली हेडिंग डाल देंगे। नंबर ए पर हेडिंग है सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं सहसंयोजी त्रिज्या हमारी क्या होती है। ठीक है, लिख सकते हैं कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये भी परमाणु त्रिज्या, और इसे हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ये होती कोवैलेंट और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्या होती कोवैलेंट, लिख सकते हैं कि समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के एक अणु में बने किसी यौगिक के एक अणु में जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के एक अणु, है ना, समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के एक अणु में जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारा Cl2 अणु। अब Cl2 अणु हमने ले लिया, तो Cl2 में हम देख रहे हैं कि इसमें दो परमाणु हैं, है ना। कितने परमाणु हैं? दो परमाणुओं की बात करते हैं। तो देखिए, माना कि Cl का एक परमाणु ये हो जाता है और दूसरा परमाणु ये हो जाता है। ये भी Cl है और ये भी Cl, ठीक है ना। इनका केंद्र बिंदु यह है, यानी ये नाभिक है। दोनों के बीच की दूरी ये हो जाती है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी का जो मान है वो है 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। क्लियर हो? समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक, Cl2 यौगिक है, समान परमाणु है Cl, ठीक है ना। इनको थोड़ा और कायदे से लिख देते हैं, Cl, ठीक है। ये हो जाते हैं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। अब ये हमारी दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी है 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसका आधा भाग यानी यहां से और यहां तक की दूरी, ठीक है। अगर हम इसका आधा भाग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.99 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आया? दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी का आधा भाग उसकी क्या कहलाती है? सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। उसकी सहसंयोजी ये हो जाएगी 0.99 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये त्रिज्या हमारी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। क्लियर हुआ? यानी जितनी भी दूरी हो उसका आधा कर दें तो वो हमारी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। क्लियर हुआ?
आ गया होगा समझ में। अब हम चलते हैं, यानी जितने दूरी हो उसका क्या कर देंगे, अपॉन 2, अर्थात आधा कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे तो उससे हमारी सहसंयोजी त्रिज्या निकल आएगी। अब चलते हैं नंबर बी नंबर पर हेडिंग डालते हैं वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स त्रिज्या, ठीक है। वान डर वाल्स त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होगा, सहसंयोजी बंध से बने, इसके बारे में लिख सकते हैं सह संयोजी बंध से बने, ठीक है ना। सहसंयोजी बंध से बने एक ही तत्व के दो, सहसंयोजी बंध से बने एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के दो निकटतम ठीक है ना, यानी दो अणु होना चाहिए, उन दोनों अणुओं के पास पास वाले यानी निकटतम परमाणु के नाभिकों, निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। सहसंयोजी बंध से बने एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे। देखिए Cl2 अणु, एग्जाम्पल ले लिया और यहां में लिख दिया हमने Cl2 अणु, ठीक है। क्लोरीन के दो अणु लेते हैं और देखिएगा कि क्लोरीन के दो अणु किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपको पता है कि क्लोरीन के दो अणु हैं Cl, ठीक है, जो कि आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसी तरह इसमें Cl के दो परमाणु हैं Cl, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा, सहसंयोजी बंध से बने एक ही तत्व है क्लोरीन, दो पास पास वाले यानी दोनों पास पास अणु हैं, अणुओं के दो निकटतम परमाणु। अब ये दोनों परमाणु क्या है, निकटतम परमाणु है ना। ये दो अगर इन दोनों को लेते हैं तो ये थोड़ा सा दूर में हो जाएंगे कि नहीं, निकटतम परमाणु। तो निकटतम परमाणु ये दोनों हैं के नाभिकों के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब इन दोनों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है 3.16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग यानी कि ऐसे निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 यानी कि 158 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 158 सॉरी
एक सेकेंड, दो एकम दो, ठीक, 1.58 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे वान डर वाल्स त्रिज्या। इसे हम कहते हैं वान डर वाल्स त्रिज्या, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब जो नंबर आपका सी आता है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, IONIC, आयनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं किसी धनायन या ऋणायन, किसी धनायन या ऋणायन, ठीक है, के नाभिक से बाह्यतम कोश के, किसी धनायन या ऋणायन के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है ना, यानी नाभिक के केंद्र से और आयन, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी जो होती है वो उस आयन की आयनिक त्रिज्या क्या है। किसी धनायन या ऋणायन के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ठीक है ना, चाहे परमाणु हो, परमाणु में जैसे बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, उसी आयन की बात करते हैं, ठीक है ना। बाह्यतम कोश के बीच की दूरी उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाएगी? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। एक नोट लिखते हैं, किसी धनायन की आयनिक त्रिज्या, किसी धनायन की आयनिक त्रिज्या उसके मूल परमाणु, उसके मूल परमाणु से छोटी होती है, जबकि ऋणायन की आयनिक त्रिज्या उसके मूल परमाणु से बड़ी होती है, ठीक है ना। किसी धनायन की जो आयनिक त्रिज्या होती है उसके मूल परमाणु से छोटी होती है, जबकि ऋणायन की जो आयनिक त्रिज्या है वो उसके मूल परमाणु से बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये थी आयनिक त्रिज्या के बारे में। अब लिख सकते हैं, एक हेडिंग पड़ेगी इसके बाद में। अभी तक आप पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम चलने जा रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या
का आवर्त सारणी में कैसे परिवर्तन होता है। तो हेडिंग डाल देंगे परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन। परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन, ठीक है ना। यानी परमाणु त्रिज्या को हम आवर्त सारणी में किस प्रकार देख सकते हैं। तो देखिए आपने परमाणु आवर्त सारणी जो पढ़ी है उसमें कुछ इस प्रकार से है, 7 लाइनें होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ इस तरह से लाइनें होती हैं जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर कॉलम कहते हैं। ये 1 2 3 डॉट डॉट और 18 ग्रुप है ना। तो जब हम वर्ग में चलेंगे तो अप एंड डाउन चलेंगे, और जब आवर्त में चलेंगे तो लेफ्ट एंड राइट चलेंगे, ठीक है ना। इस क्रम में क्या परिवर्तन होता है तो देखते हैं, लिख सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं वर्ग में, ठीक है ना। तो वर्ग में हम क्या लिखेंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती, ठीक है ना। किसी वर्ग में अगर हम अप एंड डाउन करते हैं अर्थात ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों बढ़ती है, तो क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। अब कैसे बढ़ेगी दिखाते हैं। हाइड्रोजन में चलते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम 3 होता है, 2,1 होता है, सोडियम 11 होता है, 2 8 1 होता है, पोटेशियम 19 होता है, 2 8 8 1 होता है, रुबिडियम 37 होता है। तो ये हो जाएगा 2 8 18 8 1। अब देखिए यहाँ पर एक कक्षक है, कोष है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है ना। तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, मतलब कंडीशन ये होगी, ये नाभिक हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले हाइड्रोजन के लिए इतना छोटा, लिथियम के लिए 2 कोष, सोडियम के लिए 3, पोटेशियम के लिए 4। तो भैया देख रहे हैं आप कि कोषों की संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। अब हम चलते हैं आगे। अब हेडिंग डालेंगे आवर्त में, आवर्त में चलते हैं, ठीक है ना। आवर्त में, आवर्त को हमने बताया कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है ना, बाएं से दाएं चलना है। तो लिख सकते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है ना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं माने लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या घटती, परमाणु त्रिज्या घटती, क्योंकि
क्योंकि कोषों की संख्या नहीं बढ़ती, ठीक है ना। आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ेगी। अब देखिए कैसे इसको हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ये आपके लिए हमने सिंपल सा फॉर्मूला तैयार किया है कि इसी बात को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर हमें जाना है तो ये कौन होते हैं, आवर्त की बात करते हैं, और हमें यहाँ जाना है तो किसकी बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है, तो ये वर्ग हो जाता है, ठीक है ना। आपको पता है कि आवर्त में हम कैसे चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे, और वर्ग में हम अप से डाउन चलेंगे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं। बात कर रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी की, परमाणु त्रिज्या नामक प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। तो आपने लिखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो यहाँ लिख सकते हैं बढ़ती है, और यहाँ लिख सकते हैं घटती है, ठीक है ना। तो इसी से हम यानी इतनी डिफिनेशन ना लिख करके अगर हम केवल इसको डिफाइन कर दें, केवल ये डायग्राम बना दें, तो भी हमारी पूरी बात सत्य हो जाएगी, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं यहीं पर कि किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, सॉरी घटती है, ठीक है। तो अब जो है इसके आगे इसी आणविक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।